हेलो बच्चे, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। कल हरियाणा HCS का एग्ज़ाम है 12 सितंबर 2021। काफ़ी टाइम से हम इस डेट का इंतज़ार कर रहे थे। कितने टाइम से हम लगातार इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। इतने सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमने सारा सिलेबस कवर किया एंड फाइनली कल वो दिन आ रहा है जब हमारा एक्चुअली एग्ज़ाम है। जो इतने महीनों से हम मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं, सिलेबस कवर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमारी कल टेस्ट होने वाली हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ ताकि जस्ट बिफोर द एग्ज़ाम आपको मैं कुछ वर्ड्स ऑफ विजडम दे सकूँ, कुछ बातें जो आप ध्यान में रखें ताकि आपका जो अटेम्प्ट है बेटर हो, ताकि आपका अटेम्प्ट इस तरह से हो कि जितनी आपने तैयारी की है उसके कमेंसरेट आपके मार्क्स आएँ। ऐसे ही सिली मिस्टेक या थोड़ी बहुत ही गलतियों की वजह से अगर मार्क्स मेरे 2-4 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, मार्क्स मेरे कम हो जाते हैं, तो कंपटीशन में हम बहुत पीछे रह जाते हैं। तो 1-2 बातें मैं आपसे करना चाहता था ताकि आपका अटेम्प्ट थोड़ा सा, अगर मेरी इन बातों की वजह से अगर बेटर हो सकता है तो डेफिनेटली मैं उस कंटेक्स्ट में टीम CBL आपकी हेल्प करना चाहेगी। अब बच्चे अक्सर पूछते हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट कितने करने हैं। इसका हमारे पास ऐसा कोई जवाब नहीं है, क्योंकि हमने कौन सा क्वेश्चन पेपर देखा है। क्वेश्चन पेपर हमें बताता है कि कौन सा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट नहीं करना। अगर हमें क्वेश्चन आता है तो हमने अटेम्प्ट करना है, अगर क्वेश्चन हमें नहीं आता, बिल्कुल ही ब्लाइंड गेस है, तो वो हमने अवॉइड करना है। बात इन दो क्वेश्चंस के बीच में होती नहीं है यूजुअली, मतलब इनके बीच में कंफ्यूजन भी नहीं होती है कि हमने आता हुआ क्वेश्चन करना है या नहीं आता हुआ क्वेश्चन करना है या नहीं। बात होती है बीच वाले क्वेश्चंस की, जिनका मीडियम डिफिकल्टी लेवल होता है, जिनमें से हम कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हैं लेकिन एग्जैक्ट आंसर पे नहीं पहुंच पाते। उन क्वेश्चंस के प्रति हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए। अब उसमें एक जनरल सी बात मैं अक्सर बच्चों को बोलता हूँ, आपके 4 ऑप्शंस होते हैं। देखा जाए हरियाणा HCS में आपके 25% नेगेटिव मार्किंग है। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन दी जाती हैं, A, B, C, D। अब ऑफ कोर्स अगर बिना कुछ किए भी सही होने की प्रोबेबिलिटी 25% है। अगर हमें कुछ नहीं भी आता तो इन चारों में से कोई ऑप्शन तो ठीक होगी, तो 25% प्रोबेबिलिटी वैसे है अगर हम रैंडमली गेस करेंगे, एंड 25% ही नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है तो हमारे 0.25 मार्क्स कट जाएंगे। तो उस केस में बच्चों को अक्सर रहता है कि अगर हम रैंडमली भी ABCD मार दें तो क्या वो एक सही स्ट्रेटेजी रहेगी। अब ये जो कॉल है बच्चे आपने लेनी है। अगर आप मेरे से पूछो, पर्सनली मैं ब्लाइंड गेसेस के बिल्कुल भी फेवर में नहीं होता हूं कि ऐसे ही आंखें बंद करके सारे B ऑप्शन मार्क कर दिए। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ सच अ स्ट्रेटेजी, बट हाँ, कैलकुलेटेड गेस आपको जरूर मारने चाहिए। अगर आप अपनी नॉलेज के बेसिस पे, विजडम पे के बेसिस पे कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाते हो कि लेट्स से कि C या D तो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, इसका आंसर A या B में से ही है, तो ये जो आपको गेस है ये आपको जरूर मारना चाहिए। अगर आप 50% श्योर हो किसी आंसर के केस में, तो सच अ क्वेश्चन यू मस्ट ऑलवेज अटेम्प्ट। फिर बात आती है कि भाई 2 ऑप्शंस नहीं, हम तो कोई एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाए हैं, हम सिर्फ D ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाए हैं। कोई दूसरा क्वेश्चन है जिसमें A, B, C, D 3 ऑप्शंस हैं, मैं सिर्फ A ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाया हूं कि इसका आंसर A तो नहीं हो सकता। क्या अब मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए? क्योंकि हरियाणा HCS में 25% नेगेटिव मार्किंग है, तो ये आप कॉल ले लो। हालांकि ये जो कॉल लेनी होती है, अदरवाइज इट्स अ वेरी रिस्की प्रपोजिशन। UPSC वाले बच्चों को तो मैं डेफिनेटली ही मना करता हूं कि यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहिए जहां आप 3 ऑप्शंस में श्योर नहीं हो। लेकिन हरियाणा HCS में क्योंकि 25% नेगेटिव है, तो इस केस में आप यहां पर कॉल ले सकते हो। लेकिन यहां भी जब हमें गेस मारना होता है, या यहां भी आई वॉज नॉट श्योर अबाउट ऑप्शन A एंड B, यहां पे आई वॉज नॉट श्योर अबाउट ऑप्शन B, C एंड D। जब मुझे कोई एक गेस मारना है तो ऐसे आंखें बंद करके नहीं मार देना कि चलो मेरे बॉयफ्रेंड का नाम A से शुरू होता है तो मैं यहाँ मेरा A ऑप्शन आंसर होगा, ऐसे नहीं करना। या अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो इनी मिनी माइना वो, ऐसा कुछ मतलब रैंडमली नहीं करना। या B मार देते हैं, अक्सर क्वेश्चंस का आंसर B होता है, ऐसे रैंडम गेसेस नहीं मारने। कोशिश करना है कि आप इंटेलिजेंट गेस मारो, आप अपनी नॉलेज, आप अपनी विजडम के बेसिस पे गेस मारो।
आपने पिछले 6-7 महीने से कम आप पढ़ाई कर रहे हो इस एग्जाम के लिए, कुछ बच्चे उससे भी पहले 2-3 साल से लगे हुए हैं, इसी प्रोसेस में हैं। तो इतनी पढ़ाई के बाद जो सारी चीज़ें आपने सीखी हैं, चाहे वो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं पता, पॉसिबल है कि हमने इतनी पढ़ाई की है फिर भी एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में हमें नहीं कोई जानकारी, लेकिन फिर भी जो हमारी विजडम कहती है, इतने सालों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतने महीनों से हम पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्वेश्चन को पढ़ के हमें क्या लग रहा है कि ए ऑप्शन बेटर ऑप्शन होगी इसकी या बी ऑप्शन बेटर ऑप्शन होगी अगर मैं मार्क करता हूं, तो अपनी विजडम के बेसिस पे, अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे, अपनी प्रूडेंस के बेसिस पे मुझे ये गेस मार्क करना है। चाहे फिर मुझे 4 में से ही 1 मार्क करना पड़े या 3 में से 1 मार्क करना पड़े या 2 में से 1 मार्क करना पड़े, कोई भी गेस आपको मारना है। मेरी स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहती है बच्चों को कि वो आपका कैलकुलेटेड, सोचा समझा हुआ गेस होना चाहिए। रैंडमली गेस नहीं मारना, ब्लाइंड गेस नहीं मारना। दिस इज वन एडवाइस दैट आई वांट टू गिव टू यू पीपल। दूसरी चीज, टाइम मैनेजमेंट। हर एग्जाम से पहले मैं बच्चों को बोलता हूं कि टाइम का बहुत 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 ध्यान रखना है। आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे, 2 घंटे का आपका पेपर है, एंड आपने इस तरह से अपना टाइम मैनेज करना है कि आप सारा पेपर 2 बार एटलीस्ट गो थ्रू कर सको। एटलीस्ट 2 बार आप सारा क्वेश्चन पेपर गो थ्रू कर सको। पहली बार जब आप गो थ्रू कर रहे हो क्वेश्चन पेपर को, तो जो तो श्योर आपके आंसर्स हैं वो तो आप मार्क कर ही दोगे। जिनमें आप श्योर नहीं हो, जिनमें आप 50% श्योर हो, या जिसमें आप एक ऑप्शन ही एलिमिनेट कर पाए हो, या जिसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क करके रख लो। टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन पेपर में आपको टाइम वेस्ट करने की नहीं जरूरत। जो आप श्योर हो जिन क्वेश्चंस के बारे में, उन क्वेश्चंस को आप फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करो, आप उन्हें OMR में मारो, काउंट कर लो भी 100 में से 35 क्वेश्चन तो हो गए मेरे, जितने भी 35 हो गए, 30 हो गए, 45 हो गए, 60 हो गए, जितने भी आपको जिनके बारे में आप 100% श्योर हो, ताकि मतलब जो क्वेश्चन आते हैं उनकी तो टेंशन दूर हो कि भाई जितना मेरे को जिनके बारे में 100% में श्योर था वो सारे क्वेश्चंस तो मैंने कर दिए अटेम्प्ट। अब आता हूं मैं उन क्वेश्चंस पे जिन पे मैं कंफ्यूज्ड हूं या जो मुझे नहीं आते हैं, तो सेकंड रीडिंग में मैं उन सारे क्वेश्चंस को टैकल करूंगा। अब ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप पेपर में अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करो। तो आपकी जो फर्स्ट रीडिंग या आइडियली मतलब घंटे सवा घंटे में आपकी फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए, ताकि आप जो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस हैं, डाउटफुल वाले क्वेश्चंस हैं, उन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सको। तो फर्स्ट रीडिंग आप इस तरह से, मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, घंटे सवा घंटे के बीच में अगर आपकी फर्स्ट रीडिंग हो जाती है, आपने सारे शॉर्ट अपने आंसर्स मार्क कर दिए हैं, तो काफ़ी आपका माइंड टेंशन फ्री सा हो जाता है, एंड आप थोड़े से लेट्स से कि बोल्डली आप गेसेस मार सकते हैं। आपको पता होता है कि यार हाँ, मेरे 40 क्वेश्चन जो शॉर्ट वाले हैं वो तो मैंने कर ही दिए हैं, अब मैंने अपना स्कोर आगे लेके जाना है, तो प्रॉपरली आपने टाइम मैनेज करना है। एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक नहीं हो जाना। कोई क्वेश्चन ऐसा होता है, कई बार हमारे फेवरेट टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन मतलब इतनी ज्यादा इंट्रिकेट डिटेल्स पूछी होती हैं उस क्वेश्चन में, तो हमें बहुत अफसोस होना स्टार्ट हो जाता है। यार शिट यार, मैंने तो इतना कुछ पढ़ा था इस टॉपिक के बारे में, फिर भी इन्होंने वो पूछ लिया जो मुझे नहीं आता। तो हम अननेसेसरीली टाइम स्पेंड करते रहते हैं, शायद मेरे दिमाग में आ जाए, शायद मैं सही आंसर पे पहुंच पाऊं, तो उसी में हम टाइम वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं एक ही क्वेश्चन पे। ये टेंडेंसी आपने अवॉइड करनी है। आपने सोचना है, अगर आपको रीजनेबली लग रहा है कि यार नहीं मेरे को नहीं आ रहा, तो आपने अगले क्वेश्चन पे मूव करना है। बहुत ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन के ऊपर आपने नहीं स्पेंड करना। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। हर लेट्स से 10 क्वेश्चन करने के बाद, 15 क्वेश्चन करने के बाद आप घड़ी में अपना टाइम चेक करो, कितना टाइम हो गया, कितना टाइम बचा, क्या मैं टाइम पे हूं या मैं लेट हूं या मुझे स्पीड अप करने की जरूरत है, ये सारी चीजें। तो दूसरी बात हो जाती है टाइम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में। तीसरी बात, सिली मिस्टेक्स।
हमने अभी मैंने आपसे बात की कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जिनके बारे में हम क्लेम से कर सकते हैं कि यार ये क्वेश्चन मेरा 100% सही है। कोई क्वेश्चन आया था, मैं 100% क्लेम कर सकता हूं कि इसका आंसर तो बी ही है। इन क्वेश्चंस में मुझे सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। किसी भी क्वेश्चन में मुझे सिली मिस्टेक नहीं करनी है, लेकिन मैं आपको एम्फेसाइज करना चाहता हूं कि किस तरह से सिली मिस्टेक आपको हार्म करती हैं, किस तरह से सिली मिस्टेक आपको कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज देती हैं, नुकसान करती हैं आपका पेपर में। अब ये कोई XYZ क्वेश्चन था जिसमें आप श्योर थे कि इसका आंसर तो भाई पक्का बी होना चाहिए। क्यों श्योर थे आप? क्योंकि आपने अच्छी तैयारी की हुई है, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी में से क्वेश्चन आ गया, ऑप्शंस भी ऐसी थी कि आपको वो कंफ्यूजिंग नहीं लगा एंड यू वर रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि इसका आंसर बी हो जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको 100% आता है, तो आप ये इमेजिन करो कि जिन बच्चों की सिलेक्शन होनी होती है, जिन बच्चों का पेपर क्लियर होगा, जो आपके सीरियस कॉम्पिटिटर्स हैं, उन्होंने भी लगभग सेम ही सोर्सेस पढ़े होते हैं। एज सच स्टडी मटेरियल में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। किसी ने हिस्ट्री के 4 कंसेप्ट ज्यादा, 4 इंफॉर्मेशन फैक्ट्स ज्यादा पढ़े होंगे, किसी ने पॉलिटी के 4 ज्यादा पढ़े होंगे। वो हम पूरे सिलेबस को अगर मद्देनजर रखें, वो बैलेंस आउट सा हो जाता है। तो मोर और लेस जो भी सीरियस कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उन्होंने सेम मटेरियल ही पढ़ा होता है, उन्होंने सिमिलर स्टडी मटेरियल से ही पढ़ाई की होती है। तो अगर मुझे लग रहा है एग्जाम एनवायरनमेंट की यार वाह, ये तो मेरे पढ़े हुए में से क्वेश्चन आ गया एंड मुझे आता भी है, तो मेरे सीरियस कॉम्पिटिटर को भी तो आता है, मुझे भी आता है, उसे भी आता है। अब क्या है, उसका भी ठीक होगा, मेरा भी ठीक होना चाहिए। जिन बच्चों का जो सीरियस कंपटीशन का मतलब क्या है कि वो अच्छी तैयारी करके गए हैं, उनके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, तो उनका ठीक होने की संभावना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मुझे उनसे बेटर परफॉर्म करना है, तो मेरा ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन लेट अस से कि मैं इस क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक कर देता हूं। उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ मिनिस्टर पढ़ लिया। जस्ट मैंने जल्दी में, पेपर के प्रेशर की वजह से बोल लो या टाइम कम रह गया उसकी वजह से बोल लो, कि जल्दी में मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जगह पे मिनिस्टर पढ़ लिया एंड उस हिसाब से मैं आ गया ऑप्शन बी पे। बाद में मैं रियलाइज करता हूं, ओहो, लिखा हुआ था क्वेश्चन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर मैं पेपर में ध्यान से पढ़ लेता तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हिसाब से तो आंसर डी आना चाहिए था। क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक कर दी, पेपर के टेंस एटमॉस्फेयर में मैंने गलती से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को मिनिस्टर्स पढ़ लिया, इस वजह से मैंने गलत ऑप्शन मार्क कर दिया। अब मैंने तो गलत ऑप्शन मार्क कर दिया, लेकिन मेरे कॉम्पिटिटर ने तो नहीं किया ऐसा। इसका मुझे इस तरह से डिसएडवांटेज हो जाएगा। मेरा क्वेश्चन इनएडवर्टेंटली गलत हो गया, मेरे कॉम्पिटिटर का वही क्वेश्चन ठीक हो गया। मेरे -0.25 आए, उसका +1 आया, 1.25 मार्क्स का डिफरेंस आ गया। ये होता है कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज सिली मिस्टेक का। जितने भी क्वेश्चंस में मैं सिली मिस्टेक करता हूं, उसका मुझे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज होता है। तो कोशिश करनी है, मैं इतने सारे जैसे लाइव मीट्स ले रहा हूं, लाइव सेशंस वगैरह ले रहा हूं, मैं हर सेशन में बच्चों को यही बोलता हूं कि अगर आपने अपनी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर दी तो आपकी सिलेक्शन पक्का होगी। मैं ये नहीं क्लेम करता कि आपको 100 में से 90 क्वेश्चंस आते होंगे, नहीं आते होंगे। मैं कह रहा हूं 100 में से 100 तो छोड़ो, मैं तो ये भी क्लेम नहीं कर रहा कि 100 में से 90 क्वेश्चन आपको आते होंगे, आने चाहिए भी नहीं है। ऐसी कौन सी तैयारी है जिसमें 90 क्वेश्चन आते होते हैं। बात ये है कि जितने क्वेश्चन आपको आते हैं या जितने क्वेश्चंस पे आप कोई एलिमिनेशन से आंसर्स पे पहुंच पा रहे हो, कुछ कैलकुलेटेड गेस मार पा रहे हो, उन क्वेश्चंस में आपने सिली मिस्टेक नहीं करनी है। जिस पेपर में ये आपको मैं एक चैलेंज दे रहा हूं, जिस पेपर में आप क्लेम कर दो कि मैंने सिली मिस्टेक कोई नहीं की, उस पेपर में हार्डली ऐसा होगा कि आप ये बोलोगे कि मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। If your silly mistakes are 0, then your chances of success, your chances of clearing the cutoff remarkably improve हो जाते हैं। तो ये तीसरा पॉइंट था जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था। तो पहला हो जाता है हमारा कि किस तरह से हमने तैयारी वगैरह की है, दूसरा टाइम मैनेजमेंट के कंटेक्स्ट में हो गया, तीसरा सिली मिस्टेक्स के कंटेक्स्ट में हो गया। इन बातों को आपने ध्यान में रखना है।
तो इसी के साथ मैं आपको ऑल दी बेस्ट कहता हूँ, ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जो आप इतने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, भगवान आपकी तैयारी को फल ज़रूर लगाएगा एंड आई होप यूल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ द HCS GS पेपर। GS एंड CSAT दोनों ही पेपर्स हम डिस्कस करेंगे। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद द एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ द HCS पेपर। टिल देन कीप ऑन वर्किंग हैंड। एंड अभी तो जस्ट जैसे कल के दिन के कंटेक्स्ट में लास्ट एक बात मेरी बतानी रह गई, कल के एग्जाम के कंटेक्स्ट में सुबह सुबह उठ के ऐसे सारी पढ़ने की कोशिश ना कर देना कि आज एक बार फाइनल रिवीजन सुबह उठ के ही मैं कर दूंगा। पेपर से पहले रिलैक्स्ड माइंड रखना है अपना। एग्जामिनेशन सेंटर में जितने बजे उन्होंने बुलाया है 15 मिनट पहले ही आप पहुंचने की कोशिश करो। कोविड की वजह से कुछ एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल वगैरह हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा टाइम आपका वेस्ट हो सकता है उन चीज़ों में, तो आप सेंटर में 15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करना। रिलैक्स्ड माइंड रखना, जितना आप रिलैक्स्ड माइंड एंड कंपोजर के साथ जाओगे उतनी आपकी जो परफॉर्मेंस भी होगी वो बेटर होगी। तो दैट इज ऑल एज फार एज दिस वीडियो इज कंसर्न एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर HCS exam from on the behalf of the entire team CBL. Thank you from my side.